डियर स्टूडेंट्स, हम संख्या पद्धति चैप्टर 1 कर रहे हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमने कर लिया है। उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे क्योंकि हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं। हम आसानी से उन्हें पहचान लें कि हम संख्या को देखकर ये पता लगा लें कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए, हमने जो किया था आपको याद ही होगा, हमारी जो संख्याएं होती हैं हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, या तो वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं या हमारी वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमने यही किया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हमने इसमें किया था जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा इनमें डिफरेंस था, परिमेय और अपरिमेय में, कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक हैं, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है। और अपरिमेय संख्याएं हमारी कौन सी थी, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहां पर भी हमारे P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा जो परिमेय संख्याएं थी और अपरिमेय संख्याएं थी उसमें हमने मेन डिफरेंस किया था कि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और इसमें जब हमने दशमलव प्रसार किया था तो हमने देखा था कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये तो ये हो गया कि हमारी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अब इनके जब हम दशमलव प्रसार की बात करते हैं तो इसमें जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार या तो हमारा शांत था या हमारा अशांत आवर्ती था। ये था शांत था, मतलब जो खत्म हो गया था दशमलव प्रसार, जब हम दशमलव में बदल रहे थे तो वो खत्म हो गया था, शेषफल हमारा 0 आ गया था। और अशांत आवर्ती में क्या था कि हमारा वो चलता चला जा रहा था, लेकिन उसमें जो अंक थे वो बार बार हमारे रिपीट हो रहे थे, एक जैसे ऑर्डर में हमारे रिपीट हो रहे थे। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी थी, इनका दशमलव प्रसार क्या था, अशांत अनावृत्ति था। मतलब यहाँ पर दशमलव प्रसार ना तो खत्म हो रहा था ना उसकी आवृत्ति हो रही थी। जैसे कि अगर आप देखें, अगर मैंने कहा 1.25 1.25, ये खत्म हो गया, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब इसमें हमने क्या ले सकते हैं हम, जैसे कि अगर हमने लिया 0.3333, ये हमने लिया, ये देखो खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। जब इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है इसका मतलब ये अशांत आवर्ती हो गया। और इसमें हमने क्या उदाहरण लिया था, जैसे कि अगर मैं कुछ भी ले लूं, हमने लिया था 0.10110111, इस तरह से अगर हम लेते चले जाएं, देखो ना तो ये खत्म हो रहा हमारा, ना एक जैसे ऑर्डर में इसकी आवृत्ति हो रही है, तो ये हमारा अशांत अनावृत्ति है। तो जब भी हमें परिमेय संख्याओं को पहचानना होता है तो हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज देखना होता है, कि हम देखेंगे या तो ये देख सकते हैं कि वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या हम ये देख सकते हैं कि उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आइए हम उदाहरणों के साथ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। देखिए, अब पहला उदाहरण है 2/3। आप देख सकते हैं ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये P/Q के रूप में है। जब हमारा P/Q के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या है। आइए अब और उदाहरण देखते हैं। देखो, -5
अब हमें ये देखना है कि ये जो -5 है ये हमारा परिमेय है या अपरिमेय है। हमें पता है हम -5 को -5/1 लिख सकते हैं। हमने इसको p/q के रूप में लिख लिया। जब हमने p/q के रूप में इसे लिख लिया तो इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब 0 है, 0 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी गिनती से जब हम 0 को भाग करते हैं हमारा आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब 0 को भी हमने p/q के रूप में लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब वर्गमूल 5, हम क्योंकि 5 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, हम इसको आगे नहीं तोड़ सकते, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते रूट को, हमारा यही आंसर आएगा। तो इसको जब हमारा रूट आ रहा है, वर्गमूल आ रहा है और हम आगे इसको सरल नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गई? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें दशमलव प्रसार दे रखा है। सबसे पहली बात, ये चलता चला जा रहा है, इसका मतलब ये अशांत हो गया। जब अशांत हो गया तो हमें ये देखना है कि ये आवर्ती है या अनावर्ती है। आप देख सकते हो यहाँ 1 5, उसके बाद 0, फिर 1 5 के बाद 2 0, इस वाले 1 5 के बाद 3 0, मतलब एक ही ऑर्डर में वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक जैसा वो बार बार नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अशांत होने के साथ साथ अनावृत्ति भी है। जब अशांत और अनावृत्ति भी है तो इसका मतलब ये जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ना खत्म हो रहा, ना वो बार बार एक जैसा आ रहा, ना वो रिपीट हो रहा, तो इसका मतलब वो अशांत अनावृत्ति है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अभी हमें दशमलव प्रसार दे रखा है, ये दशमलव प्रसार यहाँ खत्म हो गया। इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है ये हमारा शांत है। जब ये दशमलव प्रसार शांत है इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 12.5, इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये शांत है। जब ये शांत है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ देखिए, ये भी दशमलव प्रसार दे रखा है, ये हमारा लेकिन खत्म नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, तो ये हमारा अशांत है। अब हमें देखना है, यहाँ देखिए 2 7 आ रहा है, फिर से 2 7 आ रहा है, इसका मतलब फिर से 2 7 आएगा। ये ऑर्डर है, ये हमारा रिपीट हो रहा है, 2 7 2 7 2 7, ये एक जैसा बार बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया? अशांत तो है, खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद आवर्ती भी है, बार बार रिपीट हो रहा है। जब अशांत आवर्ती होता है तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ √25 है। अब हमें ये देखना है क्या हम इस वर्गमूल को सॉल्व कर सकते हैं। हम 25 के अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, 5 से करेंगे, तो इसका मतलब हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, इसका मतलब वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5। अब 5 आ गया, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1, मतलब p/q के रूप में लिख लिया। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 25 हमारा परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं 21, ऐसे ही 21 के अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, 3 से हम कर सकते हैं। जब हम इसको करेंगे तो हम देखते हैं 3 × 7, किसी भी ना 3 का जोड़ा बन रहा है ना 7 का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब वर्गमूल जब हम करेंगे तो हम इसको और सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, मतलब √21 का √21 ही रहेगा, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा जो वर्गमूल है वो नहीं हट रहा, ये हमारा नहीं हट रहा। हम इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो वो हमारा अशांत अनावृत्ति आएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद हमें देखना है, अगला हम देखते हैं 200। फिर से इसको देखो, 200 को हम 2 से कर सकते हैं। अब देखिए, हम ये हमने किया तो हम इसको लिख सकते हैं, और वर्गमूल सॉल्व करना आपको आता ही है। हम इसके जोड़े बनाते हैं। जब हमने जोड़े बनाए
तो हमारा 2 गुणा 5 बाहर आ गया, लेकिन ये हमारा इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये हमारा √2 ही रहा, मतलब ये हमारा 10 √2 आ गया। हम देख रहे हैं, हम सॉल्व करते हैं तब भी हमारा इसमें वर्गमूल का निशान आ रहा है, वर्गमूल आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब √16 इसको भी करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो हमारा ये आएगा, आप इसी तरीके से कर सकते हो, जोड़े बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, और आपको पता ही है 4 हमारी परिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हो दोनों हमारे वर्गमूल में दिया है, लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं पाई। पाई आप यूज करते हो, आपने बहुत बार यूज करा है, तो हमें ये देखना है पाई जो है वो हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आपने जो किया है पाई के बारे में, आपने किया है जो हमारी परिधि होती है, परिधि हमारी 2πr होती है, ये होती है। इसका मतलब ये होता है, हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, पाई गुणा व्यास। तो यहां से अगर हम देखें, जो पाई होता है वो हमारा परिधि बटा व्यास होता है। इसका मतलब ये परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है और उसका जो व्यास होता है उसकी रेशो होती है, उसका अनुपात होता है। अगर आप कई सारे वृत्त बना ले, कई सारे वृत्त बना ले, इसके लिए भी आप परिधि बटा व्यास निकालें, इसके लिए भी, इसके लिए, सब वृत्तों के लिए अगर आप ये अनुपात निकालें तो आप देखेंगे कि जो पाई आपका आएगा वो अशांत अनावृत्ति आएगा। जब आप कई सारे वृत्त बनाकर चेक करेंगे तो पाई की वैल्यू, ये अनुपात जो होगा वो अशांत अनावृत्ति आएगा। तो इसलिए जो पाई होती है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन आपने क्वेश्चंस में देखा है कि पाई को हम 22/7 लेकर चलते हैं, तो ये जो 22/7 है ये हम इसका मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने प्रश्नों को हल करने के लिए ये हम मान लेते हैं, लेकिन पाई हमेशा हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसे 22/7 के रूप में ले लेते हैं, उसे एक परिमेय संख्या के रूप में ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जान लिया कि कोई भी संख्या अगर दे रखी होती है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है या वो अपरिमेय संख्या है। अब हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, मतलब जब हम वास्तविक संख्याओं को, जब चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय है, उन्हें जमा घटा गुणा भाग करते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्याएं आती हैं, परिमेय आती हैं या अपरिमेय आती हैं, आज हम वो जानेंगे। अब सबसे पहला है कि अगर हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, जब दो परिमेय संख्या है, कोई सी भी 2 ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 2 और 3, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। इनको हमने अगर जमा करा, क्या आएगा, 2 + 3 मतलब 5, घटा करा 2 घटा 3 -1, गुणा करा 2 × 3 6, भाग करा तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। आप देख सकते हो ये सारी ही हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ये हमारी दोनों परिमेय संख्याएं थी, और जब हमने इनको जमा घटा गुणा भाग किया तो भी हमारा आंसर जो आ रहा है वो परिमेय संख्या ही आ रही है। इसके अलावा हम और भी कोई संख्या ले सकते हैं, हम बटे में भी ले सकते हैं, जैसे 2/3 भी ले सकते हैं, 3/5 भी ले सकते हैं, तब भी हम देखेंगे जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं को जमा करें, घटा करें, गुणा करें या भाग करें तो हमारा आंसर हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो हम कह सकते हैं
दो परिमेय संख्याओं को जमा, घटा, गुणा व भाग करने पर जो आंसर आता है हमारे पास परिमेय संख्या आती है। ये हमने देखा। अब हमारा दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हमारी एक परिमेय संख्या है और एक हमारी अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। जब हम इनको जमा या घटा करते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 जमा √3, ये देखा आपने, 2 हमारी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। मैंने ले लिया √2 - 2, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। 0 जमा √3 परिमेय है, अपरिमेय है। तो ये आगे आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, आगे इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ये तीनों ही अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जब हमारे पास अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है और हम उनको प्लस माइनस जमा घटा करते हैं तो आंसर हमारा अपरिमेय संख्या ही आती है। अब अगर मान लो हमारी कोई अपरिमेय संख्या है और हम उसको 0 से गुणा करते हैं, मान लिया 0 गुणा √2, √3 गुणा 0, तो आप यहां पर देख सकते हो जब भी हम 0 को किसी भी गिनती से गुणा करते हैं आंसर हमारा 0 आता है। यहाँ पर हम गुणा करते हैं आंसर हमारा 0 आता है। मतलब इस कंडीशन में हमारा आंसर 0 आएगा, जो कि हमारी परिमेय संख्या है। यहां तो हमने 0 ले लिया। अब ये भी हो सकता है कि हम अपरिमेय संख्या को किसी और परिमेय संख्या से गुणा करें, 0 के अलावा, 0 के अलावा हम किसी परिमेय संख्या से गुणा करें। इसका मतलब हम अगर ये कहें कि अगर हम एक अपरिमेय संख्या लें और उसको शून्येतर परिमेय संख्या शून्येतर मतलब नॉन जीरो, जो 0 ना हो, उससे अगर हम गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, आंसर हमारा अपरिमेय संख्या आता है। आप देख सकते हैं अगर मैंने लिया 3 गुणा √2, √5 गुणा 3, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, परिमेय है। जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3√2, इसको करेंगे 3√5। ये क्या है? ये दोनों अपरिमेय संख्या, हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा रूट नहीं हट रहा, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या। इसका मतलब जब हमारी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब हम गुणा करते हैं और जो हमारी परिमेय संख्या है वो शून्येतर नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा अपरिमेय संख्या आता है। अब मान लिया हम 2 अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, जो दोनों ही है संख्याएं वो हमारी अपरिमेय हैं और उनको हम जमा या घटा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ले लिया √2 जमा √2, एक बार मैंने ले लिया √2 घटा √2, मैंने ले लिया √2 जमा √3, इस तरह से मैंने लिया। तो अब आप ये देख सकते हैं, इसको जब हम करेंगे क्या आएगा हमारा 2√2, इसको करेंगे क्या आएगा, ये दोनों एक जैसे हैं, बस इनका साइन अलग है, इसका मतलब आंसर हमारा 0 आएगा।
ये हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा ऐसी का ऐसी रहेगा, मतलब ये हमारा इसी के बराबर रहेगा। आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारी अपरिमेय है, ये हमारी परिमेय है, ये हमारी अपरिमेय है। इसका मतलब अगर हम एक परिमेय को दूसरी अपरिमेय संख्या में जमा या घटा करें तो आंसर हमारा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अब हम दो अपरिमेय संख्याओं को लेते हैं और उनको गुणा करते हैं। मैंने ले लिया √2 ले लिया, गुणा √2। मैं √2 गुणा √3 भी ले सकती हूँ, इस तरह से मैंने लिया। अब आप देख सकते हैं √2 गुणा √2 किसके बराबर आ गया, 2 के। √2 गुणा √3 क्या हो जाएगा, √2 गुणा 3 यानी कि √6। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो हमारी परिमेय संख्या है और ये जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो अपरिमेय संख्या लें और उन्हें गुणा करें तो हमारा आंसर परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से हम भाग के लिए भी देखते हैं। हम दो अपरिमेय संख्याएं लेंगे और उनको भाग करते हैं। अब मैंने लिया, मान लो मैंने लिया √3 भाग √2। एक मैंने लिया 5 √2 भाग √2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 बटा √2। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करके रूट नहीं हटा सकते। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 √2 बटा √2 बराबर है 5। यहाँ पर सिर्फ हम परिमेयकरण कर सकते हैं, इसके अलावा हमारा रूट पूरा नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा √2 से √2 कट गया, हमारा आंसर 5 आ गया। आप देख सकते हो ये हमारी अपरिमेय संख्या है और ये हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी अगर हम दो अपरिमेय संख्याएं ले रहे हैं, उन्हें भाग कर रहे हैं, आंसर हमारा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो हमने देखा जब हम अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो आंसर हमारा परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अगर दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करेंगे तब भी आंसर परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखा कि जब हमने परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के साथ जमा, घटा, गुणा या भाग किया था तो आंसर हमारा परिमेय संख्या ही आएगा। अगर हमारी एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, उनको हम जमा घटा करेंगे, उनका योग या व्यवकलन ज्ञात करेंगे तो आंसर हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। अगर हम एक अपरिमेय संख्या को शून्यतर मतलब जो 0 के बराबर ना हो ऐसी परिमेय संख्या से जब हम गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या आएगा। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जमा या घटा करेंगे तो आंसर हमारा परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। आंसर हमारा कुछ भी आ सकता है, चाहे वो परिमेय संख्या हो या वो अपरिमेय संख्या, दोनों में से कैसी भी आ सकती है। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तब भी आंसर हमारा परिमेय
या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करेंगे, एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे, तब भी हमारा आंसर परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अब हम देखते हैं जो हम अपरिमेय संख्याएं हैं, जब हम उन्हें गुणा भाग करते हैं हम किस तरह से करते हैं। देखिए, अगर हमारी कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे √2 जमा √3 है, हम उदाहरणों से देखेंगे तो हम इसको ऐसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं √2 जमा √3, या हम इनका दशमलव रूप भी प्रयोग में लाते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारा √a है जमा √b, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर हमारा है √2 गुणा √3, जब दोनों में देख सकते हो आप रूट है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, √2 गुणा 3 इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, √6। तो ये हम क्या कह सकते हैं, √a गुणा √b बराबर है √ab। ये सब आपने पहले वाली क्लास में किया है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अब अगर हमारा है √a का वर्ग, इसका मतलब क्या है, √a गुणा √a मतलब a। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे √3 का वर्ग, √3 गुणा √3, ये आपको करना आता है, क्या आ जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं √a का वर्ग हमारा a के बराबर होता है। अब अगर हमारा है √5 बटा 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 बटा √2। √a बटा b अगर हमारा है तो हम लिख सकते हैं √a बटा √b। ये सारे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इनका यूज करेंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। अब अगर हमारा आ गया सपोज 2 जमा √3, 2 जमा √2, जैसे हम गुणा करते हैं उसी तरीके से हम गुणा करेंगे। ये पहले वाला है 2 लिया हमने, इससे हम इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। अब यहाँ +√3 है, +√3 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। अब बारी बारी से दोनों को गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा 4, जमा इसको इससे करेंगे 2√2। अब इसको हम करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 2√3, इसको इससे करेंगे जमा रूट में क्या हो जाएगा, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, हम इसका यूज करेंगे तो हमारा √6 आ जाएगा। हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक हमारा होता है हर का परिमेयकरण। इसका मतलब होता है कि हम हर में से रूट हटा देते हैं, उसे एक परिमेय संख्या में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि हमारा हो गया 3 बटा √2। यहाँ हमारा हर जो है ये हमारा हर है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या में बदल देंगे तो वही हमारा परिमेयकरण होगा। जैसे 3 बटा √2 है, नीचे हमारा √2 है, इसको हम अगर ऐसे करें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3√2 बटा √2 गुणा √2। और आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणा 2 को हम 2 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हर है वो हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब ये परिमेय संख्या आ गई, वही चीज है, हमने बस क्या करा, हर को परिमेय संख्या में बदल दिया, तो यही हर का
परिमेयकरण है। अब हम करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये आप पूर्णांकों के लिए क्लास 8 में कर ही चुके हो। अब ये हमारे वास्तविक संख्याओं के लिए हैं। तो अब हमारा जैसे हमने करा था वैसे ही होता है, a की घात m गुणा a की घात n। तो ये हमारा हो जाता है a की घात m जमा n। ऐसे ही a की घात m और इस पूरे की घात n, तो ये हो जाता है a की घात m n, मतलब m गुणा n। यहाँ की a की घात m बटा a की घात n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस n। यहाँ पर दोनों की घात m है तो हम ab की घात m लिख सकते हैं। और यहाँ इसकी घात ऋणात्मक है, a की घात माइनस m है, तो हम इसको 1 बटा a की घात m लिख सकते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। मान लिया कि अगर हमारा यहाँ पर है 2 की घात 1 बटा 2 गुणा 2 की घात 3 बटा 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 बटा 2 जमा 3 बटा 2। ये तुम्हें जमा करना आता ही है, ये सब हम इसको जमा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 बटा 2 और ये कट जाएगा तो 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, मतलब 2 गुणा 2, आंसर 4। हमने इस वाले गुण का यूज करा, इस वाले नियम का यूज करा। अब मान लिया हमने ले लिया 5 की घात 1 बटा 2 बटा 5 की घात 1 बटा 4, ये वाला नियम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर इनका आधार एक जैसा है, यहाँ आधार एक जैसा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1 बटा 2 घटा 1 बटा 4। ये आपको सॉल्व करना आता ही है, 1 बटा 2 घटा 1 बटा 4। हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 माइनस 1 मतलब 1 बटा 4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1 बटा 4। इस तरह से हम ये सारे नियमों का यूज कर सकते हैं।